आपने अनमूल्य समय दिया, आपको वैल्यूबल समय दिया। सुबह वाला मंच आपका है। और आप थोड़ी सी यात्रा बताएं कि डॉक्टर दीपक जी ने आपको डेमो दिखाया था और आपने कैसे इस प्रोडक्ट को एक डॉक्टर होते एक्सेप्ट किया था। यस, वेलकम मैम। थैंक यू मालिया जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी यात्रा के बारे में बताती हूँ कि एक दिन दीपक जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, बहुत छोटे थे जब से जानती हूँ कहा जाए तो। इनके फादर मेरे फादर को जानते थे। तो एक बार हमारे घर आए दीपक जी और बोले कि आपको मैडम कुछ मुझे बताना है जिसमें कि आपको पानी जो होता है, पानी भी नहीं बोला उन्होंने, तो बोला कुछ ऐसी चीज आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाए, डिहाइड्रेशन कम हो, रिहाइड्रेशन हो जाए। ऐसी ने 2-3 बातें बोली। मैंने कहा जरूर जरूर बताइए। और फर्स्ट टाइम जब मुझे दीपक ने ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिया पानी के बारे में, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम क्या पी रहे हैं हमें पता ही नहीं हम क्या पी रहे हैं। मैंने बोला कि आज से हमारा दूसरा पानी बंद, जब तक मेरे यहाँ मशीन नहीं लगती है आपके घर से मेरा पानी आएगा, मैं आज के बाद कोई दूसरा पानी पीऊंगी नहीं। उसी दिन 5 बॉटल दीपक जी के घर से आई मेरे यहाँ। जब तक मेरे यहाँ 15 दिन मशीन नहीं लगी तब तक 15 दिन दीपक जी के यहाँ से पानी आया। मैंने उस दिन से लेके आज तक 4 साल हो गए। 4 सालों में मैंने कोई दूसरा पानी नहीं पिया। और इस पानी को पीने के बाद तो दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप 300 बीमारी ले लो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही पानी से बना हुआ। और पानी ही हमारी सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो हम कैसे रिहाइड्रेशन होगा, कैसे हम लोग हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। तो दीपक जी को, मालविया जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। तो ये पानी रिहाइड्रेशन बहुत अच्छा करता है और हमारे डिहाइड्रेशन को ठीक करता है, यानी पानी की कमी को ठीक करता और शरीर में पानी की मात्रा को भरपूर हमारे अणु, परमाणु, टिश्यू, सेल्स के अंदर जाने देता है। देखो प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर बनाया है, ईश्वर को हमको एक एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि उनने हमारी आंखें दी जो जिसके आगे बड़े से बड़ा कैमरा फेल है, नाक दी जिसकी सुगंध हजारों चीज के सुगंध ले, टंग 10,000 स्वाद लेती हमारी टंग, ऐसी जीवा दी है। और लेकिन ये सब पानी से भरे हुए रहते हैं। और पानी का जो हमारे हर चीज हमारे शरीर में पानी से भरी हुई है, तो पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इस पानी के बारे में बात करेंगे। और पानी तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज बताऊं आपको जो मैं आज शुरू कर रही हूँ। मेरा बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे चलते रहते हैं जिसमें गर्भ संस्कार भी एक प्रोग्राम होता है कि गर्भवती माता है कैसे बहुत अच्छे संस्कारवान शिशु को जन्म दे। इसके लिए मेरी नेशनल इंटरनेशनल क्लासेस चलती हैं जिसमें मैं हर चीज का महत्व बताती हूँ, पानी का तो जरूर बताती हूँ। उसके बाद हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई क्लासेस भी शुरू हो गई है, नेशनल इंटरनेशनल, कि प्रकृति के साथ में रहने से क्या होता। प्रकृति के साथ में रहने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम एक छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मैं आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगी कि इन्फ्लेमेशन का हिंदी में अर्थ होता है सूजन। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं, कई लोग बोलते हैं मैडम मुझे बहुत सूजन रहती, मेरे चेहरे पे सूजन रहती, मेरे पैर में सूजन रहती, मेरे पेट में दर्द होता, मेरे हाथ में सूजन रहती, मेरे पैरों में तो रहती रहती है। बहुत सारी तकलीफों से महिलाएं आती है, लेकिन सारी तकलीफों का मुझे एक ही कारण समझ में आता है, पानी की कमी। सच बता रही हूँ, ये सबसे मूल कारण है, जड़ है ये, हर बीमारी की जड़ है। कैसे कि जो ये मूल कारण जो पानी का है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी कि पानी की कमी जब हमारे शरीर में होती है ना, तो स्वेलिंग आने लगती है, शरीर में सूजन आने लगती है। वो सूजन ही हर बीमारी का कारण है। जैसे किसी को आंखों में तकलीफ हुई तो कंजक्टिवाइटिस, गले में तकलीफ हुई तो उसको बोलते हैं थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं, और कान में तकलीफ हुई ओटाइटिस। तो आईटीएस, आईटिस जहां भी लगता है मतलब इन्फ्लेमेशन, जहां आईटिस लगता है मतलब सूजन। कुछ लोग बोलते हैं मेरा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ तो अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होगा, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी होता है। इसका मैं छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल देके आज की क्लास शुरू करूंगी कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, सूजन क्या होती है, इसका पानी से रिलेशन क्या है। इसका बहुत अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि पानी से क्या संबंध है। तो जो इन्फ्लेमेशन और सूजन के पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कल की बात है, कल दीपक जी को मैंने हॉस्पिटल में बुलाया था एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। मेरे यहाँ जितने मेरे यहाँ पेशेंट भर्ती होते, आजकल मैं पेशेंट को
एडमिट, जैसे जो पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, मैडम दवाई खा खा के थक गए, हमें दवाई नहीं खाना, प्लीज दवाइयां मत लिखना। तो मैंने कहा क्या जादू से ठीक करूं? दवाइयां नहीं खाना है तो एडमिट हो जाओ। जब वो एडमिट होते हैं तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ कि 1 घंटे में एक बार आपको 1 ग्लास पानी पीना या नहीं पीना, चाहे कुछ हो जाए, 1 घंटे में एक बार 1 ग्लास, नहीं पीते बने आधा ग्लास पियो। और आपके घर के पानी की बोतल खाली कर दो, मेरे घर का पानी लो। सबको कैंगन वाटर देती हूँ, पेशेंट को एडमिट करती हूँ। और उसके बाद हर 1 घंटे में पानी पिलाती हूँ। तो उसका मैं चमत्कार आपको बता रही हूँ कि एक लेडी आई थी अभी कम से कम 5 दिन पहले, काजल नाम की, जिसके यहाँ भी एक कैंगन वाटर का इंस्ट्रूमेंट अब लगने वाला है, आज ही उसकी बुकिंग होगी। तो काजल नाम की पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, परेशान हुई तो मेरे पास आई, बोले कि दवाइयां खा खा के मैं थक गई हूँ। उसको 3 दिन बॉटल इंजेक्शन लगा के मैंने भेजा। तो 3 दिन बोले आपकी बॉटल चली, जब तक अच्छी रही, वापस इन्फेक्शन चालू हो गया, वापस पेट दर्द शुरू हो गया। अब उसको मैंने एडमिट करा 3 दिन 4 दिन, उसको 2 दिन में इतना अच्छा लगने लगा कि तीसरे दिन बोलती मैं 1 दिन और रहूंगी, चौथे दिन बोलती 1 दिन और रहूंगी, 5वें दिन बोलती मैं आपके यहाँ सुबह शाम जरूर 1 घंटा आऊंगी। तो वो आ रही है मेरे यहाँ। अब उसने एक मुझे, उसको उसकी तकलीफ बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसने एक नई बात बताई मुझे, वो आप सब लोगों के लिए एक चमत्कार है और बहुत ही जबरदस्त उसका रिजल्ट आप देखना। वो खुद भूल गई कि उसकी क्या क्या चीजें अच्छी हो गई। तो उसके साथ में उसकी ननद आई थी, तो उसकी ननद बोलती भाभी आज 5 दिन हो गए यार, तुमने 5 दिन से चश्मा ही नहीं लगाया। तो बोले हाँ मैडम के घर आई तो चश्मा जहाँ रख के आई थी, वो चश्मा आज वहीं पड़ा हुआ, मैं तो 5 दिन से चश्मा ही भूल गई। फिर उसने हमको चश्मे की कहानी बताई। बोले मैडम चश्मे का ऐसा नियम है कि 10 साल से मुझे चश्मा लगा है, और 10 साल से वो चश्मा ऐसा लगा कि मैं 1 सेकंड भी उतार दूं उस चश्मे को, इतना सिर दुखता और इतनी आंखें दुखती है कि मैं चश्मा पहन के ही सो जाती हूँ, कि अगर सोने के पहले 1 मिनट भी उतारा तो सिर दर्द चालू हो जाएगा, मैं सो नहीं पाऊंगी, मैं चश्मा लगा के ही सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ तो कई बार चश्मा आंखों से निकल जाता है, तो पहले चश्मा ढूंढती हूँ, चश्मा ढूंढ के आंखों पे लगाती हूँ, जब उठती हूँ जब देखती हूँ। मुझे टीवी देखना हो, टीवी में लिखा हुआ देखना हो, मुझे कुछ भी नहीं दिखता, बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जब से आपके एडमिट हुई हूँ, 5 दिन से पानी पी रही हूँ, मैं तो चश्मा भूल ही गई कि कहाँ रखा था। आज 5 दिन में, आज ननद ने बोला तो मुझे याद आया कि ना मैंने 5 दिन से चश्मा लगाया, ना मुझे 5 दिन से मेरा सिर दर्द हुआ, ना मुझे कुछ देखने में तकलीफ हो रही, मैं सब देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ। ये चमत्कार तो मैं आपको बताना ही भूल गई। तो ये कल का ही चमत्कार है जो इस पानी से हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी। तो जब हमने कैंगन वाटर चालू किया तो सबसे पहला इफेक्ट उसकी आंखों में आया, उसकी आंखें अच्छी हो गई, उसका चश्मा ही उतर गया, उसे याद ही नहीं कि उसको चश्मा लगाना। तो ये हमने बहुत बड़ी चीज कल देखी, जो पेशेंट को भी नहीं उस जज कर पाई कि मुझे इतना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसमें में हम आते हैं सूजन इन्फ्लेमेशन। सूजन और इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो हमको हाथ में मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा तो उस जगह पे एक स्वेलिंग आ जाती, ईचिंग होती, जलन होती, सूजन आ जाती। तो ये हमारी बॉडी का सेफ्टी मेजरमेंट से, हमारी बॉडी अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी बॉडी को ठीक करना, हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो स्वयं जानता है। तो यहाँ पर स्वेलिंग का मतलब यहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर के रक्षक सेल बोलते हैं उसको, वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है। थोड़ी देर ईचिंग होगी, थोड़ी देर में वो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, जगह हमारी नॉर्मल हो जाएगी। मतलब वो एंटी एलर्जिक सेल्स आती हैं, डब्ल्यूबीसी आती हैं, उस जगह को ठीक करती है जहाँ मच्छर ने काटा, और थोड़ी देर में स्वेलिंग कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है। तो ये हमारे शरीर का, भगवान ने पूरे शरीर को सेफ्टी मेजरमेंट के साथ हमें बनाया है। तो ये हो गया इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन। अब सूजन क्यों आती, सूजन को हम बाद में रिलेट करेंगे, सूजन क्यों आती है। सूजन क्यों आती है, जैसे दूध, दूध से बने प्रोडक्ट खाते हैं, तो दूध हमारे लिए नहीं बना है, दूध बना है गाय के बछड़े के लिए। अच्छा एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि पूरे विश्व में दूध होता है ना, पूरे विश्व में हम भारतीय लोग हैं जो भैंस का दूध पीते हैं। समझ में, पूरे विश्व में कोई अगर दूध पीते हैं बाहर की कंट्री में, ईच एंड एवरी पर्सन गाय का ही दूध पीते हैं, गाय ही होती है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कोई भी भैंस का दूध नहीं पीता, सिर्फ भारत में पीता है। तो जो गाय का दूध होता है वो तो बहुत पावन पवित्र हम मानते हैं, पूजा में यूज करते हैं, लेकिन गाय का जो दूध होता है वो बछड़े के लिए होता है। और उसके बछड़े के तो इतने स्टमक होते हैं कि उस दूध को पचा लेता, उसके शरीर में वो एंजाइम होते हैं, वो दूध को पचा लेता। हम इंसानों के शरीर में, पेट में वो एंजाइम नहीं होता, स्टमक में वो हार्मोन्स नहीं होते जो उस दूध को पचा सके, वो दूध पेट में जाके फट जाता है। तो कृष्ण भगवान भी जो थे वो मक्खन खाते थे। मक्खन क्यों खाते थे, क्योंकि मक्खन ही हमारे लिए, हम घी खा सकते, घी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। घी का भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि घी क्या क्या फायदा करता है और घी क्या चीज है। घी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन घी के बारे में मिथ है, घी नहीं खाना मोटे हो जाओगे, घी नहीं खाना हार्ट नहीं चलेगा, हार्ट खराब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा।
लेकिन घी वर्ल्ड की नंबर 1 है सबसे अच्छी। इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो हम सूजन पे आते हैं। इन्फ्लेमेशन किस किस चीजों से आता, सूजन किस किस चीजों से आती है? दूध पीने से सूजन आती है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट आप एक बार 90 दिन बंद करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितना अच्छा काम किया। आपका पूरा शरीर का सिस्टम अच्छा हो जाएगा। सेकंड, शक्कर। शक्कर में सल्फर होता है जो बहुत नुकसान करता है। शक्कर के बदले अगर हम गुड़ खाएं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा होता है गेहूं, ग्लूटेन। गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन। ग्लू का मतलब होता है गोंद। गोंद जैसा ये आटा, गेहूं का आटा हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है और हमारे शरीर में ये इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन करता है। फिर होता है जैसे किसी चीज की एलर्जी हुई, एलर्जी से भी शरीर में सूजन आती है। फिर एंटीबायोटिक, जो हम दवाइयां खाते, मेडिसिन खाते, हर मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है इस मेडिसिन से लीवर खराब होता है, इससे किडनी खराब होती है, इससे आपको कैंसर होता है, सब लिखा रहता है। लेकिन उसके बाद इससे एलर्जी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते और हम सब लोग जरूर दवाई खाते हो। जब भी हमको कहीं बाहर जाना होता है ना तो सबसे पहले हमारा एक बॉक्स तैयार होता है घर में। भाई अपने बैग में बॉक्स रखा कि नहीं दवाइयों का, दवाई लेके जाना है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। तो ये दवाइयों का। उसके बाद में एंटीबायोटिक से भी स्वेलिंग आती है। अब हमारे शरीर में जब सूजन आती है, सूजन आने से क्या होता है? पेन होता है। पेन होता है, दर्द होता है, तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन ही हमें पेन की अनुभूति कराता है और वो पेन देता है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। कार्टिसोल हार्मोन निकलता है तो वेट बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है और उससे इन्फ्लेमेशन आता है, शरीर में सूजन आती है। तो हमें ऐसे कोई काम ही नहीं करना चाहिए ऐसा जिससे कि हमारे शरीर में, दिमाग में तनाव पैदा हो। तनाव से मुक्त रहेंगे, बचे रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात बताती, ऑयल, तेल। तेल के बारे में बहुत कम नॉलेज आता। एक तेल, एक कपड़ों का पहनना, जैसे बोलते स्वेलिंग। तो कई लोग जैसे कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं दुबले होने के लिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद मैं आपको तेल के बारे में बताऊंगी। बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वो गर्म प्रदेश है, गर्म है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो एक्सरसाइज करना, जिम जाना उन लोगों के लिए जरूरी है जो अमेरिका में रहते, लंदन में रहते, ठंडे प्रदेशों में रहते, उनकी मजबूरी है। अगर वो जिम नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, तो उनके शरीर का खून ठंड के कारण जम जाएगा, तो उनकी मजबूरी है। लेकिन हमारे भारत में शौकिया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज अलग बात है। हमारे भारत में शौकिया लोग, जिम जाना बहुत जरूरी, तभी वजन का। जिम तो जाते हैं, जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, हैवी हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिम जाके। और जिम जाने से क्या होता है, वहां जो एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर हमारा गर्म हो जाता है, खून हमारा गर्म हो जाता है। तो शरीर तो गर्म हो जाता है वहां जाके जिम में। फिर क्या करते हैं, यहाँ के जो भारत के जिम है उसके अंदर एसी लगा होता, एसी लगा रहता, तो एसी की ठंडक और एक्सरसाइज करके पसीना निकाल रहे हैं और अपने शरीर को, खून को गर्म कर रहे हैं। तो खून गर्म होगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, कार्टिसोल निकलेगा, सूजन आएगी। फिर एक कंप्लेन है, शरीर में स्वेलिंग आ रही, पैरों में सूजन आ रही, पेट में सूजन आ रही, हर जगह लोगों को सूजन आने की शिकायत रहती, कई लोगों को, कई महिलाओं को। तो हमारे देश में योग प्राणायाम क्यों बना है? हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा थे, बड़े बड़े, जो 10,000 साल पहले, मार्कंडे ऋषि और बड़े बड़े जो ग्रंथ है हमारे देश के, उसमें लिख के जा चुके, लिखा हुआ है कि हमारे देश में योगासन, प्राणायाम, कि हमारे देश में हल्के, शरीर लचीला रहे, शरीर सॉफ्ट रहे, लचीला रहे, बीमारियां नहीं हो, इससे योगासन हमारे देश में प्रचलित है। अब ये योगासन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। हमारा देश पूरे विश्व में योगा गुरु के रूप में जाना जाता है। तो योगा हम करें, हल्का आसन करें तो हमें नुकसान नहीं होगा। 1 घंटे में थोड़ी देर के लिए हम चले, 10 मिनट, जैसे हमने 1 घंटे कुछ काम किया, कुछ लोग की सीडेंटरी लाइफ होती है, यानी बैठे बैठे काम करते, बैठे रहते हैं। तो 1 घंटे में 5-10 मिनट के लिए चलिए, अपने शरीर को एक्टिव करिए, वापस आके बैठ के अपना काम करिए। फिर 1 घंटे आपने कुछ काम किया, फिर थोड़ा चल लीजिए पैदल। तो ये जो दिन भर की एक्टिविटी है ना, ये हमें हेल्दी रख सकती है। लेकिन लंबे समय तक बैठे रहेंगे, एक बार जिम करके आ गए 2 घंटे, खूब एक्सरसाइज, योगा, खूब एक्सरसाइज कर ली, हैवी एक्सरसाइज, और उसके बाद में आके फिर सो गए, रेस्ट कर लिया, खूब सारा खा लिया, तो शरीर में तो सूजन आएगी। शरीर को तो दिन भर एक्टिव रखना चाहिए, तो हम हेल्दी रहेंगे। अब इसके साथ में, अच्छा हाँ, पहनावा बताती हूँ। पहनावा कैसा है कि हमारा जो देश गर्म है, तो यहाँ आप हमारा पहनावा सोचिए कि हम लोग क्या थे, क्या है और क्या पहनते। हमारा देश गर्म है तो हमारे ऋषि मुनियों, महात्माओं ने, पूर्वजों ने जो हमारी ड्रेस बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बताई है। हमारे यहाँ लुंगी का जैसे रिवाज है, लुंगी पहनिए, पजामा जो ढीला डाला होता है वो पहनिए, धोती पहनी जाती है, साड़ियां पहनी जाती है, पेटीकोट पहना जाता है, हल्की चीजें पहनी जाती है, क्योंकि हमारा देश गर्म है।
हमें हवा की जरूरत होती है। विदेशों में बहुत ठंडा मौसम रहता है, बेचारों को भयंकर ठंड लगती है, बर्फ पड़ती रहती है, तो उनकी मजबूरी है कि वो जीन्स पहने। हमारे यहाँ तो शौकिया तौर पे जीन्स पहनी जाती है। और उस जीन्स को पहनने से मैं एक बहुत बड़ा कारण इनफर्टिलिटी का बता दूं। बहुत सारी महिला जो लड़कियां होती है ना, उनकी कंप्लेंट आती है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी। भैया जीन्स पहनना छोड़ो ना, जीन्स पहनने से शरीर में हवा ही नहीं लगती, इतनी गर्मी होती है शरीर में। जो लोअर एब्डोमेन में जीन्स रहती है, वहाँ यूट्रस ओवरी ट्यूब से उनको हवा ही नहीं मिलती है, तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, कहाँ से अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, वो तो टाइट रहता है पूरे समय। तो जीन्स बहुत नुकसानदायक है हमारे देश के लिए। ये तो मैंने जीन्स के बारे में बताया, ठंड के बारे में बताया, गर्मी के बारे में। एक चीज ऑयल, ऑयल के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो ऑयल दो तरह का होता है, एक गर्म ऑयल होता है, एक ठंडा ऑयल होता है। तो ऑलरेडी हमारा शरीर गर्म है भारत के हिसाब से, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, और हम उसके ऊपर से गरम ऑयल। गरम ऑयल किसको बोलते हैं? तिल्ली के तेल को गरम ऑयल बोलते हैं। और तिल्ली के तेल के बाद में जो होता है दूसरा, सरसों का तेल है, तिल्ली का तेल है, सनफ्लावर है, जितने भी डबल रिफाइंड तेल जो आते हैं, ये सब बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको 700 डिग्री पे गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। तो डबल रिफाइंड करके इनको खूबसूरत बनाते हैं कि बहुत क्लीन दिखे, साफ दिखे। लेकिन ये हमारे लिए जहरीले होते जाते हैं। ये जब हम खाते हैं इस तेल को, और हम बघार लगा देते हैं, और बघार लगा देते हैं, तो क्या होता है, और गरम तेल, गरम गरम सब्जी, उसमें और मिर्ची डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, और फिर तरतराट बना के खाते हैं। निमाड़ में तो बहुत ही ज्यादा है, लाल मिर्ची के लिए फेमस है हमारा निमाड़। तो तेल, मिर्ची, मसाला खूब अच्छे से खाते हैं, फिर एसिडिटी होती है, गैस होती है, यूटीआई होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, क्या क्या नहीं होता, सारे इंटेस्टाइन खराब होती है, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स होते हैं, फिस्टुला होते हैं, फिशर होते हैं, 1000 बीमारियां होती है। तो जो गरम तेल होता है, ये हमारे शरीर को और गर्म करता है, और गर्म करता है तो इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आती है शरीर में, पेटों में, हाथों में। तो दूसरा तेल हम आपको बताते हैं जिसको बोलते हैं ठंडा तेल। अच्छा, जो गरम तेल होता है ना, उसमें ओमेगा 6 होता है, और जो ठंडा तेल होता है ना, उसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तेल ना खाएं, तेल खाएं, लेकिन उसको समझ के खाएं। जैसे कि सबसे ठंडा तेल, फिर हम सोचेंगे मैडम सबको गर्म बोल रही है, फिर हम क्या खाएं, सब्जी किससे बनाएं? तो दो तेल दुनिया में, वर्ल्ड में दो चीजें होती है जो नंबर 1 नंबर 2 होती। तो हमारे भारत में जो ठंडा तेल माना जाता है उसको बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, ठंडा तेल जो हमारे देश में माना जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत पावरफुल है, उस तेल को कहते हैं नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। केरल में कोकोनट ऑयल को सिर में लगाते हैं, कोकोनट ऑयल की मसाज करते हैं, कोकोनट ऑयल से सब्जी बनाते हैं। वहां की सारी सब्जियां कोकोनट ऑयल में बनती हैं। तो अधिकतर जो साउथ इंडियन होते हैं, केरल के लोग होते हैं, दुबले पतले स्लिम होते हैं, बाल उनके बहुत अच्छे बाल होते हैं। तो कोकोनट ऑयल ठंडा ऑयल होता है। कोशिश करें आज के बाद जो गरम तेल है उनको खाना छोड़ दें, कम से कम करें। सनफ्लावर बहुत इमरजेंसी है, रेयर है। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो पानी पिया, खाना खाया, तो खाना तो पच जाता है, जो तेल होता है चर्बी के रूप में हमारे शरीर में जम जाता है, और उसको निकालना तो हमको आता नहीं है। निकालने की कला आती है कैंगन वाटर को। ये इस पानी को भी दूध बना देता है, इस तेल को भी दूध बना देता है, एब्जॉर्ब करा देता है पूरी बॉडी में, बहुत पावरफुल है। तो ये सा हमारा जो खाने में हम जो गर्म और ठंडे तेल में दो चीजें देखो, वर्ल्ड में जो नंबर 1 है ना, वर्ल्ड में जो नंबर 1 है वो है घी। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 घी भी ठंडे तेल में आता है, घी भी ठंडा होता है। घी ऐसी चीज है जो कब स्किन टेम्परेचर पे उसको ऐसा, पुराने जमाने में घिस के ही देखते थे, कोई घी खरीदने जाता था तो ऐसा उसको घिस के देखते थे। तो घी वर्ल्ड का नंबर 1 है, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री है, उनने उसका नाम खराब कर दिया, अरे घी नहीं खाना। लेकिन घी हमारे जॉइंट की ग्रीसिंग के लिए, ओवर ऑयलिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे ना, याद होगा हम सबको, बचपन में साइकिल चलाते थे, आज भी छोटे बच्चे चलाते हैं। तो छोटे बच्चों को बहुत क्रेज होता था कि जो साइकिल की चेन होती है ना, उसकी ओवर ऑयलिंग करना है, उसमें ऑयल डालना है, तभी वो अच्छी स्मूथ चलेगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, इसमें अगर घी नहीं खाएंगे, घी नहीं डालेंगे, तो जॉइंट पेन होंगे और बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन को भी घी चाहिए होता है। इसलिए आजकल एक नया फार्मूला में बोला जाता है, जब आप खाना खाने बैठे तो सबसे पहले आप 2 चम्मच घी पी लीजिए, घी पी लीजिए, फिर उसके बाद में सलाद खाइए। सलाद खाइए, सलाद क्या होता है, प्री और प्रोबायोटिक होता है। जब सलाद खाते हैं ना, तो हमारे जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो वो बैक्टीरिया बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, मुझे मेरा खाना मिल गया।
तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते और अच्छे अच्छे एंजाइम्स निकालना शुरू कर देते जो हमारे खाने को बहुत अच्छा डाइजेस्ट करता है। कुछ लोग बोलते क्यों खाए सलाद, हमें सलाद बिल्कुल पसंद नहीं, हमारी थाली में तो रखना ही मत, हम तो सलाद खाएंगे नहीं। भैया सलाद नहीं खाओगे तो खाना नहीं पचेगा। तो 2 चम्मच घी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी अभी आपको मैं घी का। तो पहले 2 चम्मच घी पीजिए, चलो आपसे सादा घी नहीं पीते बनता है, तो आप उस घी में इतना सा काली मिर्च डाल लीजिए, चुटकी भर काली मिर्च डालिए, काला नमक डालिए और सौंठ डाल लीजिए और 2 बूंद नींबू के डाल लीजिए, उसके बराबर टेस्टी कुछ नहीं होगा। उसको आप पी के देखिए, लेकिन कुनकुना होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, उसको इतना टेस्टी लगता है। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। आपने घर में बर्फी बनाई, एक थाली में बर्फी ली, बर्फी का जो मटेरियल बनाया उसको डायरेक्ट थाली में डाल दिया और जमा दी, तो क्या जमेगी? नहीं जमेगी, निकाल ही नहीं पाओगे आप, चिपक जाएगी थाली से। अब जब उस थाली में हम सब लोग, चाहे हम कितने भी गांव में विलेज में रहते हैं, हमारे पूर्वज पहले थाली में घी लगाते थे, घी लगाने के बाद बर्फी का मटेरियल उसमें डाल के फिर बर्फी बनाते थे। क्यों लगाते थे भाई, की क्या जरूरत है, डायरेक्ट डाल दो, चिपक जाएगा। वही सिस्टम हमारी इंटेस्टाइन में होता है कि जब हमने घी पी लिया 2-3 चम्मच, तो हमारी इंटेस्टाइन हो गई स्मूथ, स्मूथ हो गई इंटेस्टाइन। उसमें जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना चिपकेगा ही नहीं, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और अच्छे से मोशन बन के स्टूल बन के निकल जाएगा। तो हमारा तो मतलब क्लीनिंग होगी, झाड़ू लग गई हमारे इंटेस्टाइन में, पहली झाड़ू घी से लग गई, बहुत से चिकनाहट आ गई, तो हमारा खाना नहीं चिपकेगा। दूसरा होता है ये हमारा फाइबर, क्या बोलते हैं इसको, सलाद, सैलेड में फाइबर होता है, फाइबर से हमारे प्री प्रोबायोटिक बन गए, हमारे जो अंदर के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है उनको उनकी पसंद की चीज मिल गई, पहले उनको खुश कर दो, वो अच्छे एंजाइम निकालेंगे, फिर दाल चावल सब्जी रोटी खाओ तो बहुत अच्छा पचेगा, बहुत अच्छा पचेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हमको क्या बोलते किस तरह की बीमारी नहीं होगी। अच्छे अच्छे लोग, जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं पान तंबाकू नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, ड्रिंक नहीं करते, फिर भी उनको आंतों का कैंसर हो रहा, क्यों हो रहा भाई, क्यों हो रहा आंतों का कैंसर? क्योंकि उनका शरीर एसिडिक हो रहा है, वो पानी नहीं पीते हैं, पानी की वैल्यू नहीं समझते कि अच्छा पानी क्या होता है। अच्छा पानी पियोगे, हमारा पूरा शरीर अंदर से भगवान ने अल्कलाइन बनाया है। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको कि जो गंगोत्री है, गंगोत्री यमुनोत्री और जो भी पहाड़ों से जो नदी निकलती है, पहाड़ों से हम लोग दर्शन करने जाते हैं, गंगा जी यमुना जी, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं ना, और जहां से गंगा जी निकली हुई है, तो ईश्वर ने तो हमें अल्कलाइन वाटर दिया है, ईश्वर ने हमको अल्कलाइन वाटर दिया है। जो गंगोत्री यमुनोत्री से निकलता है, वहां जाके टेस्ट करिए कैंगन वाटर का, वो गंगोत्री का पानी और कैंगन वाटर सेम निकलेगा, सेम। लेकिन हम इंसान इतने खराब हैं कि हमने गंगा जी के पानी को दूषित कर दिया है, कपड़े डालना, नहाना धोना, कचरा डालना। आप और नर्मदा जी, हमारी नर्मदा जी तो इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि गंगा जी में 100 डुबकी लगाओगे तो पापों से तरोगे। नर्मदा जी के तो दर्शन करने मात्र से हम तर जाते हैं, हमको पुण्य मिलता है, इतनी पावन नगरी के किनारे हम रहते हैं, मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं। नर्मदा जी के किनारे हर कोई नहीं रह सकता, हर किसी की मजाल नहीं है कि नर्मदा जी के किनारे आके रह जाए। नर्मदा जी के किनारे वही रह सकता है जिसने पूर्व जन्म में ऋषि मुनि के रूप में गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में तपस्या की है, वही आज नर्मदा जी के किनारे है, स्थापित है। तो हम बहुत पुण्यवान है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी ने अपने किनारे हमको रहने का सौभाग्य दिया है। तो ऐसी पावन नगरी के लिए मैं बोल रही थी कि पानी की हमको बहुत कीमत समझना चाहिए, बहुत वैल्यू करना चाहिए। भगवान ने तो हमें दे दिया कैंगन वाटर जैसा पानी, तो जापान वाले बड़े इंटेलिजेंट थे, गंगोत्री आए, गंगा जी को समझा, पानी की अल्कलाइन का जो पावर है उसको समझा, और वैसा का वैसा गंगोत्री उन्हें अपने जापान में बना ली जाके। और हमारे देश में है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, तो उस गंगोत्री के पानी को, नर्मदा जी के पानी को भी हमने बहुत गंदा कर रखा है। एक महात्मा है ओंकारेश्वर में, तो उनसे वहां मिलने गई थी, एक मार्कंडे ऋषि आश्रम में। मार्कंडे ऋषि सबसे प्योर पावरफुल ऋषि माने जाते हैं, जो 10,000 साल पहले हमारे देश के 18 महापुराण ग्रंथ, देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती लिख के चले गए, बहुत पावरफुल। तो उनकी वो भी है, जहाँ वो तपस्या करते हैं ना, वो जगह आज भी ओंकारेश्वर में है। और आज भी 3 बजे रात को उठ के वहां वो तपस्या करते हैं, और जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं ना, उनको वो दिखते भी हैं, दर्शन भी देते हैं। ये एक सत्य घटना है।
तो वो जो वहां के महात्मा थे मार्कंडेय ऋषि के, बोले मैडम हम लोग हर 15 दिन में इस नर्मदा जी से 1 ट्रक भर के गंदे कपड़े निकालते हैं। मुझे इतना दुख हुआ उस दिन, 1 ट्रक भर के गंदे कपड़े निकालते हैं। इतनी गंदगी लोग डालते हैं नर्मदा जी में कि हमको दुख होता है कि इससे पावनी पवित्र गंगा, इसकी हम पूजा करते हैं, इसकी हम परिक्रमा करते हैं, जिसकी परिक्रमा में नंगे पैर चलते हैं, जिसकी परिक्रमा में बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हो, अमीर लोग हो, गरीब लोग हो, कोई नहीं कुछ सोचता और नर्मदा जी की परिक्रमा करने निकल जाता है। इतनी पावन नदी को जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, संकल्प लेंगे कि हम कोशिश करेंगे जीवन में कि अपनी नर्मदा जी को हम पवित्र रखने की कोशिश करें, जिसके किनारे हमें जन्म लेके परिवार सहित रहने का सौभाग्य मिला है। ऐसे नर्मदा जी के हमें दर्शन मिल रहे हैं। तो नर्मदा जी का जल उसको बहुत पवित्र करके और पवित्र से अच्छे से आप हाथ जोड़ के और नमस्कार करके पीजिए, इतना पावन जल है। तो हम कहाँ पर थे? इन्फ्लेमेशन में थे, सूजन में थे कि क्या क्या चीजें हमें, दूध पीना शरीर में सूजन करता है, शक्कर खाना शरीर में सूजन करता है, गेहूं खाना, अनाज खाना शरीर में सूजन करता है, एसिडिटी करता है, एलर्जिक सब्सटेंस खाए तो वो कुछ खाने में आ गया, एलर्जी हो गई स्किन की, उससे स्वेलिंग आती है। खराब ऑयल, गरम ऑयल खाते हैं तो उससे सूजन आती है। दूसरा मैं आपको एक चीज और इसमें बता दूं कि सूजन के साथ साथ जो हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, जो लोग बार बार खाना खाते हैं ना, हम तो इतना अच्छा पानी पी रहे हैं, हम तो दुबले नहीं होते, हम तो भैया पानी के साथ दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पानी तो बहुत अच्छा है, पर आप अगर बार बार 10 बार खाओगे दिन भर में, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव, डाइजेशन इन्फ्लेमेटरी। डाइजेशन का इन्फ्लेमेटरी कैसा, हमारा जो पाचन क्रिया है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है इतना खाओगे। तो नियम बांधो। पक्षी कैसे होते हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे, जब एक बार दाना चुग लेते खा लेते हैं, दिन भर से पानी पीते और शाम को 6 बजे पहले सूरज डूबने के साथ उनका खाना फिनिश, उसके बाद में सो जाते हैं वो। और हम इंसान 6 बजे के बाद खाना शुरू करते हैं रात को 2 बजे तक। तो हम अगर प्रकृति के साथ चलेंगे, पंछियों के साथ चलेंगे, पक्षियों के साथ चलेंगे, जानवरों की तरह, हम जानवर होते हुए भी वो लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर बीमार हुए कुछ हो तो खाना छोड़ देते हैं। और हम मनुष्य, भैया हम बीमार है तो खिचड़ी ला दो, हमें फल दे दो, हमें ये दे दो, हम उसके बाद भी मांगते रहते हैं। तो अगर हम खाना छोड़ेंगे तो हेल्दी रहेंगे। मतलब एक चीज और बता रही हूँ कि जो लोग फास्टिंग करते हैं ना, फास्टिंग, व्रत, उपवास, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं बनाए थे। बहुत बड़ा साइंस जानते हैं वो लोग, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि महात्मा, वो सारा साइंस जानते थे कि अगर फास्टिंग करोगे तो हेल्दी रहोगे, अगर फास्टिंग करोगे तो शरीर की सूजन उतरेगी, अगर फास्टिंग करोगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, एसिडिटी, गैस, बीमारियां खत्म होगी। तो उनने एकादशी बना दी। नारियल खाओगे तो नारियल तो सबसे बढ़िया चीज है, नारियल खाओगे तो हेल्दी रहोगे। तूने क्या करा, लोग तो ऐसे नारियल खाएंगे नहीं, पूजा में रख दो। तो पूजा में नारियल हमारे यहाँ इसलिए कंपलसरी है कि हम किसी भी रूप में पूजा के नाम से, प्रसाद के नाम से नारियल तो खाए कंपलसरी। तो नारियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नारियल का तो हर चीज काम की है। तो ये नारियल के बारे में, पूजा के बारे में, पानी के बारे में बता। एकादशी, एक दिन छोड़ के व्रत कर लो, 7 दिन में एक बार व्रत करो, शरीर की सूजन उतर जाएगी। व्रत करने से, उपवास करने से सूजन उतरती है। ठंडे पानी से नहाने से स्वेलिंग उतरती है। ठंडा पानी से इम्यूनिटी बढ़ती, स्टेमिना बढ़ती, ताकत बढ़ती। पर ठंडे पानी में स्नान कुछ, अरे मैडम कल एक पेशेंट आई, अरे मैडम तुमने ठंडा पानी बोला, मेरे को तो सर्दी हो गई। तो मैंने बोला जी जी, नहाने का तरीका सीख लो। जैसे धड़ से ठंडा पानी डाल दिया ऐसा नहीं नहाते, नहाने का तरीका होता है। नहाने का तरीका हमको आ गया, नहाने के तरीके में एक बहुत अच्छी बात याद आई कि नहाने का, स्नान का क्या होता है। जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं ना, वो रात को 3 बजे उठते हैं, उनका स्नान का टाइम होता है 3 से 4। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करनी रहती है। 3 से 4 में ऋषि मुनि स्नान करते हैं, 4 से 5 में देवी देवता स्नान करते हैं। और जो 5 से 6 का टाइम होता है या 5 से 7 का टाइम होता है, उसमें स्नान, इंसान इंसान हम लोग इंसान स्नान करते हैं। और जो 7 बजे के बाद का टाइम होता है ना, जो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 उठते हैं, नहाते हैं, वो राक्षसों का टाइम होता है। तो ये स्नान का हमारे ग्रंथों में टाइम लिखा हुआ है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हमारे उसमें ग्रंथों में लिखा हुआ, मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। तो स्नान का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब भी आपको स्नान करना, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे आप किसी बड़ी नदी में हो, ठंड पड़ रही, कुछ भी हो, अगर आप ठंडे पानी से नहाओगे तो हेल्दी रहोगे। लेकिन नहाने का, सुबह का स्नान हमेशा ठंडे पानी से होना चाहिए। शाम का स्नान जब आप सोने जा रहे हो, कहीं से थक के आए हो, शाम का स्नान गर्म पानी से होना चाहिए सोने के पहले।
तो ठंडे पानी से कैसे स्नान करना? सबसे पहले अपने दोनों पैरों की उंगलियां, पैरों के अंगूठे ना, वहां आप ठंडा पानी डालिए। जैसे ही आप वहां ठंडा पानी डालोगे तो हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, ये जान जाएगा अरे स्नान, ये लोग स्नान करने वाले हैं, ठंडा पानी पैरों में आ गया, नस नाड़ियां जागृत हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। पैरों में पानी डालने के बाद घुटने के ऊपर आप पानी डालिए। घुटने पे पानी डाल के अपने आधे पैर को पानी आपने डाला, उसके बाद में आप कमर तक पानी डालिए, और हमारा जो अम्लाइकस होता है, नाभि, नाभि से हमारे पूरे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों का कंट्रोल रहता है। तो नाभि पे पानी डालिए, एक हाथ को ऐसे रख दीजिए नाभि पे, और नाभि पे पानी डालिए, पूरे शरीर को पता चल जाएगा, ब्रेन को पता चल जाएगा स्नान की क्रिया आरंभ हो गई है। और उसके बाद में नाभि से डालने के बाद में फिर आपका जो राइट कंधा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट होता है, तो राइट साइड में पानी डालिए, राइट साइड में पानी डालिए। उसके बाद लास्ट में हार्ट की तरफ, जो ना कई लोग क्या होता है 3-4 बजे रात को नहाने गए, मर गए, हार्ट अटैक आ गया, तो सीधे लेफ्ट हार्ट पे पानी डाल दिया, लेफ्ट हार्ट पे सबसे आखिरी में, उसके बाद डालिए लास्ट में सिर के ऊपर पानी डाला जाता है। तो ये नहाने का तरीका, आप नहा के देखिए, ठंडी ना लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। और नहाने के साथ में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हमारे अंदर कई लोगों की नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। उससे क्या होता है, जैसे आप भीड़ में गए, शादियों में गए, प्रोग्राम में गए, और आने के बाद क्या होता है कि आने के बाद में इसमें देना गर्म पानी, आने के बाद में हाथ पैर दुखते हैं, बुखार आ जाता है, सिर दुखता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे निकालें? तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं एक तरीका बताती हूँ सबको, कि मैं आज ना 5 मिनट ध्यान भी कराऊंगी। उस ध्यान की हम इंटेंसिटी देखेंगे, उस ध्यान की हम अनुभूति देखेंगे कि वाकई में जो शक्तियां इस समय शिव शक्ति व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, तो उसकी हम अनुभूति करेंगे आज 5 मिनट के लिए। तो मैं बता रही थी नहाने के बारे में बता रही थी मैं आपको। तो नहाते समय जो नमक, एक मुट्ठी भर के नमक डाल दीजिए, जो खड़ा नमक मिलता है ना मार्केट में, उसका एक बोरा भर के, मेरे यहाँ तो बोरी भर के आता है नमक, खड़ा नमक, उसको मैं पिसवा के रख लेती हूँ। और मेरे जितने बाथरूम है घर के, वॉश बेसिन, हॉस्पिटल में मरीजों के भी वॉश बेसिन नल है, वहां सब तो एक कटोरा भर के प्लास्टिक का हो या चीनी का हो, कांच के, उसमें नमक रखा रहता। तो नमक से अगर हमने गंदे संदे मरीज देखे, नेगेटिव लोग देखे, बात हुई, कुछ भी हुई, तो नमक से हम लोग हाथ जरूर धोते हैं। एक बाल्टी हमारे नहाने के पानी में नमक जरूर डलता है। और कई बार कुछ पेशेंट बोलते हैं मैडम सिर बहुत दुख रहा है, सिर बहुत दुख रहा है, मैं बोलती एक मुट्ठी नमक ले और सिर में ठोक दे, ऐसा ठोक के और पानी से नहा ले, सब निकल जाएगा। और एकदम उसके बाद नेक्स्ट डे उसका फोन आता, मैडम मैं बहुत अच्छी हो गई। तो बहुत सारी चीजें दुनिया में होती है कि बिना दवाई के हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, वो मेरा पूरा टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है कि आप बाल्टी में पानी में वो डालिए, नमक डाल के नहाइए जरूर पक्के से। कोई लोग शावर से नहाते हैं, तो मग में पानी में नमक डाल दीजिए, नहा के फिर अच्छे पानी से नहा लीजिए। दूसरा, नहाते समय अगर हो सके तो, ये कंपलसरी नहीं मैं जो बोल रही हूँ, मैं तो नहाने का तरीका बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से कैसे नहाया जाए। तो नहाने की बाल्टी में 2-4 बूंद गुलाब जल डाल दीजिए, इत्र की 2 बूंदे डाल दीजिए, और अच्छे से प्रेम से खुश होके, और फिर उसको आह्वान करिए, उसमें ऐसा हाथ घुमाइए। जल, जल बहुत पावरफुल होता है, जल से आप जैसी बात करोगे ना वैसा हो जाता है। जल से बातें लौट के आती है, जैसे ब्रह्मांड में आप कुछ बोलोगे ना तो पलट के आएगी, जल से भी आप बातें करोगे ना तो वो भी पलट के आएगी। हम जैसी बात करेंगे ना वैसे अणु परमाणु की सेटिंग चेंज हो जाती है, ये पानी के अंदर इतना पावरफुल होता है पानी। तो उसमें हाथ घुमाइए और बोलिए गंगा च यमुना च सरस्वती गोदावरी कावेरी सरयू सिंधु, जितनी भी नदियां, जितनी भी पवित्र नदियां, मेरे जल में आप आइए, प्लीज मेरे जल में समाहित होइए, मैं स्नान करना चाहती हूँ, स्नान करना चाहता हूँ। ऐसा करके आप देखिए वाइब्रेशन का पावर इतना बढ़ जाएगा। और फिर उस जल से आप स्नान करिए, मुझसे पवित्र जल, माँ नर्मदा का आह्वान करो। कई लोग नहीं जा पाते, बड़े बूढ़े घर के नर्मदा जी, आह्वान करो पानी में, उससे नहलाओ अपने बड़े बूढ़े को, उनको वही फल मिलेगा जो नर्मदा जी के जल में मिलता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी टिप्स है जो आपको मैं पानी के बारे में बताई। उसके बारे में हम इन्फ्लेमेशन को कैसे ठीक करें, हमने बताया सूजन आ गई शरीर में, इन्फ्लेमेशन हो गया, आप ठीक कैसे करें। ठीक करने के लिए 1-1 घंटे में पानी पीने की आदत डालें। दूसरा, मैंने दूध छोड़ने के लिए बोला, शक्कर के बदले गुड़ शुरू करिए। जो आप नमक खाते हैं ना हम लोग, सफेद नमक, टाटा नमक की भी कहानी बताऊंगी आपको। टाटा नमक जो हम शुरू कर, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, कितना टाइम है? टाइम है मैडम अभी। अच्छा अच्छा। तो हम लोग नमक के बारे में भी बताऊंगी। तो खाने में जो हम सादा नमक खाते हैं ना, टाटा नमक या भास्कर नमक, उस नमक को छोड़ के सेंधा नमक पे आ जाइए।
तो ब्लड प्रेशर आधा तो यूं ही कंट्रोल हो जाएगा। एक एक घंटे में पानी पियेंगे वही बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और आपके एक एक घंटे में पानी पियेंगे ना तो शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि शुगर का मतलब क्या होता है, शुगर को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 2 ग्लास में पानी है, शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, तो शुगर कई लोगों को पता नहीं शक्कर बढ़ गई, शक्कर होता क्या मैडम, शक्कर बढ़ गई बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हमारा मीठा बंद कर दो। होती क्या, जैसे 2 ग्लास में आपने पानी भरा, 1 ग्लास में आपने 1 चम्मच शक्कर डाली और 1 ग्लास में आपने 10 चम्मच शक्कर डाली, दोनों को घोला और दोनों ग्लास को लुढ़का दो, कौन सा पानी तेज चलेगा? 1 चम्मच शक्कर वाला पानी तेजी से दौड़ेगा, और जिसमें 10 चम्मच आपने शक्कर डाल दी वो धीरे धीरे लुढ़केगा। क्यों? क्योंकि पानी मोटा हो गया। ऐसे ही हमारे खून में अगर 1 चम्मच शक्कर है, मतलब 90 से 100 मिलीग्राम पर डेसिमल, तो वो हमारा ब्लड पूरे शरीर में दौड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, पानी पहुंचाएगा, अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। और उसमें 10 चम्मच शक्कर मिली है, मतलब शुगर 200, 250, 300 हो गई, तो बेचारा धीरे 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 लुढ़केगा, चलेगा। शरीर के हर अंग में ब्लड सर्कुलेशन हो ही पाए, लोगों को आंखों से कम दिखने लगता, किडनी खराब होने लगती है, हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर खराब होने लगते हैं, लीवर पे सूजन आ जाती है, ये सब शुगर बढ़ने से होता है। तो हमारे खाने पीने पे कंट्रोल रखो, पंछियों जैसे खाओ, सुबह एक बार 8 के पहले खा लो, सॉरी, सुबह 8 बजे के पहले कुछ मत खाओ, 8 बजे के बाद जो खाना खाओ, और शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो, पानी का डोज कंप्लीट कर लो, 9-10 बजे से चालू करो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, 6 बजे के बाद पानी बंद कर दो। फिर हम इस अल्कलाइन वाटर पे अगर आते हैं, जो कैंगन वाटर है, ये तो ट्रिमेंडस है, इसके तो आप लाभ हम गिना नहीं सकते। क्या होता है कि देखो शरीर कितना इंटेलिजेंट है, हमारे जो स्किन है ना इसमें भी रोम छिद्र है, और जो हमारी सिंगल सेल होती है ना उसमें भी 500 छिद्र होते हैं, 500 गेट होते हैं, एक्वापोरिंग गेट, गेट होते हैं जिसके अंदर से पानी, न्यूट्रिशन, सारा सामान जाता है। लेकिन बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है, एक बूंद भी कहीं से पानी बाहर नहीं निकलता है। लीकिंग कहाँ होती है शरीर में, कि जैसे नल लीक हो गया, घर में पानी लीक हो गया, छसठ, हमारे शरीर से कहाँ लीकिंग होती है? हाँ, आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे तो पसीना निकलेगा, लेकिन उस पसीना, वो पसीना निकलना ना किडनी का वर्क करता है। हमारे शरीर में 3 किडनी होती है, 2 किडनी तो हमारे शरीर में लेफ्ट राइट है, तीसरी किडनी हमारी स्किन है, जो हमारे शरीर की गंदगी को पसीने के रूप में निकालती है। तो पसीने के रूप में निकलती है, लेकिन ऐसा कभी पानी नहीं बहता जो हम पीते हैं। तो पानी पीने से जो हमारे 500 एक्वा, जो 500 छेद है हमारी सेल्स के, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। जब पानी जाता है अंदर, पानी में H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं। पानी जब हमारी सेल में जाता है, एक सेल की छोटी सी प्रोसेस बताती हूँ कि एनर्जी कैसे बनती है। हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारी इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में ऐसी ऐसी विलाई होती है, विलाई ने एब्जॉर्ब किया ग्लूकोज को, न्यूट्रिशन को छांटा, कौन सा अच्छा है वो सेल के अंदर डालना है उसको, कौन सा खराब है उसको यूरिन में, किडनी में भेज दिया, वो यूरिन से निकल गया, इंटेस्टाइन में भेज दिया, मोशन से, स्टूल से निकल गया। लेकिन जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज को जलने के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब चाहिए। तो अच्छे से पानी पिएंगे, रिहाइड्रेशन होगा तो वो ग्लूकोज बर्न होकर एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी से हम चलना फिरना, खाना, हार्ट, लंग, हमारा पूरा शरीर, पूरा वर्क उस पर फंक्शन होता है। लेकिन क्या होता है कि अब देखो, ग्लूकोज भी है, H2O भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन माचिस, उसको स्पार्क तो चाहिए, इग्निशन तो चाहिए। माचिस, माचिस क्या होती है, कोई बर्न करेगा, जलाएगा, जब तक ग्लूकोज जलेगा तब तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, जलेगा कैसे, बर्न कैसे होगा? तो बर्न होने के लिए एक पहरेदार है हमारे पास, बहुत बड़ा पहरेदार है, वो हमारे गले में है, उसको बोलते हैं थायराइड। थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, अरे थायराइड बहुत सिंपल चीज है, आप अपना खान पान सुधार ले, प्रकृति के साथ रहे, यूं ही थायराइड ठीक हो जाता है। तो वो जो थायराइड में T3 होता है ना, T3 इज द माचिस, इग्निशन, वो माचिस है। उसको जब T3 जाता है सेल के अंदर, तो जाता है तो इग्निशन होता है, वहां स्पार्क होता है, T3 के जाने से, स्पार्क होने से ग्लूकोज में वो ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और बर्न होता है, एनर्जी निकलती, उस एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। एनर्जी तो निकल गई, लेकिन एक चीज और बता दूं कि सेल में जब ग्लूकोज बर्न होता है तो फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो जैसे कालीन बिछाओ, उसमें आपने कहीं अग्नि लगी और अग्नि की जो वो निकलती ना, चिंगारी, चिंगारी कालीन पे गिर गई तो काले 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 धब्बे पड़ जाते हैं ना, तो वैसा ही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में, सेल में से निकलते हैं जब ग्लूकोज बर्न होता है। तो वो फ्री रेडिकल्स निकले ना, वो फ्री रेडिकल्स की संख्या ज्यादा हुई ना, तो बीमारी का घर है वो। तो उस फ्री रेडिकल्स को कम कैसे करें? बहुत अच्छा पानी पिएंगे तो कम होंगे, वो कम निकलेंगे। ये पानी का गुण है। जो पानी कैंगन वाटर में जब वो एक जाता ना एल्कलाइन वाटर, तो सेल बहुत खुश हो जाती है, और या फ्री रेडिकल्स की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती। फ्री रेडिकल्स की मात्रा खत्म हुई तो हमारी
और वो जो ऑक्सीडेशन कैपेसिटी होती है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी, एक लिमिट तक ऑक्सीजन ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन भी नुकसान करती है। तो हमारी एज 40 की है तो 30 की दिखने लगती है, 50 की है तो हम 40 की दिखने लगते हैं, और हम यंग होने लगते हैं, हमारा शरीर बहुत अच्छा होने, क्योंकि रिहाइड्रेशन होता है। तो ये मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई यहाँ पर। फिर क्या होता है कि विटामिन डी की किसी को डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी शरीर में सूजन आती है। उसके बाद में इसमें है, हाँ, और इसको हम कम कैसे करें, तो कम करने के लिए मैंने बोला आप अनाज कम से कम गेहूं तो बहुत ही बेकार है, आप भले ज्वार बाजरा मक्का मिलेट्स आजकल चलते हैं वो यूज करो। और सबसे अच्छा पुराने जमाने में हमारे यहाँ चलता था बाजरा ज्वार। बाजरा गर्मी में ज्वार गर्मी में खाते थे और बाजरा ठंड में खाते थे। तो ये हमारे देश में चलता था, पर 50 साल पहले अमेरिका ने फ्री में वो भेज के, गेहूं भेज के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जब से 50 साल से गेहूं आया, जब से लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे, ओबेसिटी बढ़ गई, वजन बढ़ने लगा, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन होने लगा, तो गेहूं से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो आप, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि हम अब हमें सूजन कैसे कम करें, तो गेहूं को छोड़ दो, दवाइयों का कम से कम उपयोग करो, अपने आप को प्रकृति के साथ रखो। एक बहुत बड़ी चीज बताती हूँ, वो होती धरती माता। रोज कोशिश करो कि धरती माता पर चलो, आप पैदल चलो। आजकल इतना ज्यादा फैशन है चप्पल पहनने का कि जो नई नई लड़कियां आजकल बहु बेटियां नई नई है, वो बिना चप्पल के घर में नहीं घूमती, बिना चप्पल के किचन में नहीं रहती, कुछ तो किचन में खाना भी चप्पल पहन के बनाती। अरे माँ अन्नपूर्णा का भोग बना रहे हो आप किचन में, पूरे घर को आप भगवान को भोग लगता है, और चप्पल पहन के तो कई लोग खाना बनाते हैं किचन में। कभी भी किचन में चप्पल है, किचन को, और किचन शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब चौका बोलना चाहिए, रसोई घर बोलना चाहिए। रसोई घर में चप्पल पहन के तो जाना ही नहीं चाहिए। इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल और देती हूँ मैं भी, फिर आपको टाटा नमक का मुझे याद दिलाना, वो भी एग्जाम मुझे बताना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रसोई घर का। एक बहुत सुंदर मैंने इसमें पोस्ट पढ़ी थी कि एक फैमिली थी, वो किसी दूसरी फैमिली के घर गई, वहां कुछ महात्मा भी आए थे। तो वो सब लोग, उनका जो ड्राइंग रूम था, वहां पर वो सब लोग बैठे। अब बैठे तो जो घर का मालिक था ना, उसने आवाज दी, अरे राम, जरा जगन्नाथपुरी से मेरा मोबाइल लाना जरा। जगन्नाथपुरी कहाँ से आ गई? जगन्नाथपुरी से मेरा मोबाइल लाना और द्वारकापुरी में दे जाना। उसे बड़ा आश्चर्य, भैया ये कौन से नाम है? तो उनका जो ड्राइंग रूम था ना, बैठने का कक्ष, उसमें उसका नाम था, बैठने का कक्ष का नाम था द्वारकापुरी, जहाँ सारे लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे। और मेरा मोबाइल लाना जरा जगन्नाथपुरी से, तो जगन्नाथपुरी उनके रसोई घर का नाम था। रसोई घर के सामने नेम प्लेट लगी थी कि द्वारकापुरी। फिर उनने उनके अब उनकी उत्सुकता बढ़ी, दूसरी जगह देखो। उन्हें दूसरी जगह देखी तो कमरों में लिखा था रंगनाथपुर, रंगनाथपुर, रंगनाथपुरी, मतलब शयन कक्ष का नाम था। तो इतने सुंदर सुंदर नाम थे उनके घर के कक्षों के कि जो इंसान उनके घर आए तो वो देख के दंग हो गया कि ऐसे नाम होना चाहिए घर के। फिर वो उनके स्विमिंग पूल भी था, बहुत बड़े लोग थे लेकिन बहुत धार्मिक और बहुत अच्छे। स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल का नाम सुन के तो दंग ही रह गया, श्री यमुना जी धाम। श्री यमुना जी धाम, क्या नाम रखा उनने स्विमिंग पूल का। तो धन्य हो गए देखने वाले। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि लोग कितने धार्मिक, कितने सात्विक, कितने सनातनी, कितने पावरफुल होते हैं। तो हम सबको इनसे छोटी छोटी टिप्स जो आज मिल रही है, कॉपी बनाए, नोट करें, इन सब चीजों को अपने घर में उतारे, अपने रसोई घर का सुंदर सा नाम रखे भगवान के ऊपर। बोले तो उनने पूछा कि आपने फिर उन्हें, उसको बहुत उत्सुकता है कि भाई आपने ये ऐसा नाम क्यों रखे अपने सब कक्षों के। तो बोलता है कि भाई इसके बहाने भगवान के नाम मुंह से निकलते दिन भर, द्वारकापुरी निकलता, जगन्नाथपुरी निकलता, रंगनाथ जी निकलता, जमुना जी निकलता, सबके नाम तो निकलते हैं। तो सोचो कि कितनी अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी उन लोगों की। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जमीन के बारे में बता दी, जो हमारा मदर अर्थ होता है, मिट्टी पे, जमीन पे रहना। तो आजकल एक और सिस्टम बता दूं मैं आपको, नमक की बात मुझे याद देना, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो भी। और मैं आपको बताती हूँ, आजकल लोग बच्चों को लेके, सैटरडे संडे होता था ना, मॉल जाना है, मॉल जाना है, बड़े बड़े मॉल जाना है, बड़ा मॉल का क्रेज है। अरे बच्चों को लेके गार्डन में जाओ, बच्चों को लेके धरती माता पे जाओ, जंगल में जाओ, प्राकृतिक जगह में जाओ, बच्चों को नंगे पैर चलना सिखाओ, बच्चों को मिट्टी में खेलना सिखाओ, बच्चों को रेत पे खेलना सिखाओ, बच्चों को पेड़ों से लिपटना, पेड़ों को प्यार करना सिखाओ। पेड़ों का जो वोल्टेज होता है ना, 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है पेड़ पौधों का। जैसे ही आप लिपटोगे, अपने शरीर का 0 वोल्ट हो जाएगा। और जो धरती माता का 0 वोल्टेज, 0 वोल्ट होती है धरती माता,
जीरो। जैसे आप पाँव रखते हो 10 सेकंड में आपके शरीर का वोल्टेज जीरो हो जाता, और जैसे ही 10 सेकंड में आपके शरीर का वोल्टेज जीरो हो जाता ना, धरती माता से इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में दर्द होता है। और जैसे धरती माता पे आप चलना शुरू करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, चलो 1 घंटा, आधा घंटा चलो धरती माता पे, आपके शरीर के ना सारे दर्द 15 दिन के अंदर खत्म हो जाए, स्वेलिंग ना होता जाए। आपकी धरती माता में अथाह पावर है, अथाह शक्ति है कि वो आपका इन्फ्लेमेशन दूर करे, आपकी सूजन दूर करे, आपको हेल्दी रखे। तो जीरो वोल्ट में धरती माता के ऊपर नंगे पे चलने की आदत डालिए। चप्पल तो सबसे खराब चीज है दुनिया की। लोग जरा सा निकलते चप्पल पहले पैर में डालेंगे। मेरा तो ऐसा हो गया आजकल, दूसरों के लिए काम कर करके मैं चप्पल ही पहनना भूल जाती, मुझे याद ही नहीं रहता। फिर मुझे याद आती है यार अस्पताल में हूँ, कहीं अस्पताल में कोई खराब सी जगह भी रहती है, तो ऐसा नहीं हो कि इन्फेक्शन से बचने के लिए कभी कभी पहनना जरूरी। मुझे तो चप्पल की भी याद नहीं रहती। मेरा गार्डन बना हुआ है, जिस मैंने तो प्राकृतिक क्लासेस चालू कर दी। मेरे गार्डन में आओ, मिट्टी डली है, रेत डली है, पेड़ पौधे लगे, खूब घूमो वहां पर और अपने आप को हेल्दी करो। ये सारा काम मैंने मरीजों के साथ शुरू कर दिया, मेरे मरीज बड़े खुश हैं। आज का वीडियो बड़ा प्यारा बना। मैंने 3 लोगों को भर्ती किया इस पानी के लिए और प्रकृति के साथ रहने के लिए। उसके साथ 6 लोग और आ गए, वो टोटल 9 हो गए। एक कमरे में एक, तो एक कमरे में 2-3 और जैसे ही वो लोग ये ध्यान, योगा, प्राणायाम में मेरी क्लासेस के बारे में सुनते ना, अब देखना कल उनके घर से 10 लोग आ जाएंगे। मैडम तुम कुछ करो कि मत करो, हमको अब तुम्हारी क्लास अटेंड करने दो। और गांव के सीधे साधे सिंपल ऐसे भोले भाले अच्छे लोग कि मैं क्या बताऊं, उनके साथ में ऐसा दिल खुश हो जाता। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, इतने प्यारे लोग। फिर एक लेडी आज मेरे से बोली, मैडम मैं तो दिन भर खेत में नंगे पैर चलती। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चप्पल पहन के चलना ही मत, नंगे पैर चलना। बोले आप तो बिल्कुल ही नहीं पहनूंगी। तो ये इतनी अच्छी बात है। अच्छा दूसरा और बताऊं कि कई लोग चौथी पांचवी छठी बिल्डिंग पे रहते हैं, तो उन्हें धरती पता नहीं कब से नहीं देखी, पता नहीं कब से गार्डन नहीं गए, पता नहीं कब से मिट्टी में गए। तो कल मेरा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम चलता है लंदन से, गर्भ संस्कार। क्योंकि लंदन में, अमेरिका में सब दूर जरूरी गर्भ संस्कार, वो लोग समझते ही नहीं क्या होता है, क्योंकि वहां पर संस्कृति नहीं है। वहां माँ को माँ नहीं समझते, पिता को पिता नहीं समझते, वहां कोई रिलेशन नहीं, इमोशन नहीं, आपस में बस पैसा 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 है, भव्यता है। पर अंदर जो हमारे अंदर इमोशंस है ना, वो अमेरिका लंदन में नहीं है। वहां भी मेरी क्लासेस चलती। तो कल गर्भ संस्कार की क्लास थी मेरी। तो उस क्लास में एक लेडी ने बोला कि हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते, तो 5 साल से मैंने धरती नहीं देखी, मैं नीचे ही नहीं उतरी। 5 साल से मैंने देखा ही नहीं कि पेड़ पौधे, बगीचा। आपने आज याद दिलाया, अब मैं कल से रोज बगीचे में जाऊंगी और मिट्टी में नंगे पैर चलूंगी। तभी मुझे बोले, अब तभी मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो तब उसको समझ में आया कि इनफर्टिलिटी का कितना बड़ा कॉज है। धरती तो हमारे सारे प्रॉब्लम खींच लेती है। तो अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल अच्छा बनेगा, तो फिर हमारे कितने प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी खत्म होती है। जैसे सूजन खत्म हुई शरीर की, आपने बहुत अच्छा वाला पानी पिया, आपका यूरिनरी इन्फेक्शन बिना गोली के खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने अच्छा वाला पानी पिया 1-1 घंटे में कैंगन वाटर, आपका गले का थ्रोट इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने अच्छा पानी पिया, वैसे ही आपका यूरिनरी, आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। आप देखिए इसको एक्सपेरिमेंट करके, अस्थमा ठीक हो जाएगा, आपका इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा। एक होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मेडिकल में कोई दवाई नहीं है, वो ठीक होता है कैंगन वाटर पीने से। और सोरियासिस का मेडिकल वाले हाथ जोड़ लेते, भाई कोई दवाई नहीं कि सोरियासिस। आप सोरियासिस ऐसी स्किन की बीमारी होती है, इसका कोई इलाज नहीं, वो ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, है ना। उस तो ऑटोइम्यून डिजीज ठीक ही नहीं होती, लेकिन इस पानी में इतना दम है कि ये उसको ठीक कर सकते। क्यों? क्योंकि एक एक पोर्स में जा रहा है, एक एक सेल्स में जा रहा है, एक एक सेल्स में जाके काम कर रहा है। अणु परमाणु बहुत छोटे पतले हैं इसके, ये कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी घुस के काम कर लेते हैं। ब्रेन को रिहाइड्रेट लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। आप देखिए तो सही कि क्या क्या फायदा करता है। अब नमक का थोड़ा सा बता देती हूँ। धरती का जीरो वोल्टेज तो आप देखिए, पेड़ों के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रखिए। एक कोलंबिया में एक स्टडी हुई थी, कोलंबिया मेडिकल कॉलेज की स्टडी आई थी। तो 25 लोगों को उन्होंने शहर में एक होटल में बंद कर दिया, और 25 लोगों को जंगल में छोड़ा है, और टेंट बना दिए, और उनसे मोबाइल ले लिया 7 दिन के लिए। मोबाइल भी नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स। 7 दिन में हम सभी को एक दिन डिजिटल डिटॉक्स, मतलब आज हम मोबाइल नहीं छुए, और मोबाइल छुएंगे एक दिन बिल्कुल नहीं। तो डिजिटल डिटॉक्स मतलब दूर। और जैसे रात में हम लोग सोते हैं, तो एक आदत डालिए आज से कि कमरे के बाहर रहे मोबाइल, कमरे में ले ही ना जाए सोने के कमरे, है ना। तो वो कोलंबिया के लोगों का क्या किया, जो 25 लोगों को जंगल में छोड़ दिया 7 दिन के लिए, वो सारे पेशेंट डायबिटीज और हाइपरटेंशन के थे। 25 इधर 25 उधर, 25 होटल में सारी सुख सुविधा दी उनको, और 25 जंगल में टेंट लगा दिए। वहीं चूल्हे पे खाना बनाओ, लकड़ियों पे खाना बनाओ, और वहीं खाओ पियो रहो। 7 दिन बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज में लाया गया, दोनों का ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई।
तो जो 25 होटल में थे ना, उनका तो ना ब्लड प्रेशर कम हुआ ना शुगर कम हुई, लेकिन जो 25 जंगल से आए थे ना टेंट में रह के, उन सब के बीपी नॉर्मल हो गए, उन सब की शुगर कंट्रोल हो गई। तो प्रकृति में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। ये 24 घंटे हम लाइट बिजली इलेक्ट्रिसिटी से घिरे रहते हैं, तो कितना हमारे शरीर को दिमाग को नुकसान होता होगा। तो इनसे दूर रहने की कोशिश करिए। जिसके घर में जगह है, एक लास्ट में थोड़ी सी एक बात और बोलूंगी, फिर आपके क्वेश्चन लूंगी। जिसके घर में जगह है, जिसके पास खेत है, जिसके पास खलियान है, जिसके पास भी पॉसिबिलिटी है, उसको आज के जमाने में मिट्टी का घर, मिट्टी का एक कमरा जरूर बनाना चाहिए, जरूर। ऊपर कवेलू कवेलू आते, कवेलू पुराने समय में रखते थे, जरूर रखना चाहिए। मिट्टी के दीवार बनाओ। ये जो मोबाइल है ना मेरा, वो कहा गया, वो दिखाना, गोबर वाला। मैंने गोबर का स्टैंड बना रखा है। मेरे जो मोबाइल है, मैं मैक्सिमम गोबर वाला स्टैंड दे, मैं मैक्सिमम स्पीकर पे बात करती हूँ, इसको बहुत दूर रखती हूँ, पर्स में रखती हूँ। और मैंने ऐसे 50 से 100 गोबर के स्टैंड बनवाए हैं। गोबर इतना पावरफुल होता है कि गोबर में आप स्टैंड को रख दो, ये गोबर इसका रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके घर में आपको नुकसान नहीं होने देगा। ऐसे गोबर के स्टैंड यूज करिए, तो रेडिएशन से आप भी बचिए, बच्चों को बचाइए। देखिए इसका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त है। ये गोबर का है। मेरे पास तो खैर सुबह से शाम हो जाएगी, इतनी सारी चीजें हैं। तो एक नमक का बताती हूँ आपको लास्ट में कि एक बार मैं बॉम्बे गई थी, तो वहां मुझे टाटा फैक्ट्री है जो नमक की, उसके वो मिले मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे टाटा नमक के। तो वो जो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तो उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। बोले मैडम टाटा नमक तो नहीं, मैंने कहा आप तो टाटा के वो मैनेजिंग डायरेक्टर, आप बुराई कैसे कर रहे हो। अरे मैडम एक दिन मैंने फैक्ट्री में निकलते हुए देख लिया, कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे हमारे फैक्ट्री वाले, तो प्रोडक्ट बनाते बनाते एक जगह से कुछ सफेद सफेद चीज निकल के ढेर लग गई, मतलब उसका बाई प्रोडक्ट। तो वो जो बाई प्रोडक्ट निकला ना, तो वो बाई प्रोडक्ट जो निकला वो नमक जैसा दिख रहा था। तुमने उसको चख के देखा, दिखाया, तो वो नमक जैसा टेस्ट आया। तो तब से टाटा नमक वाले उस जो उनका बाय बाय प्रोडक्ट निकला था, उसको थैलियों में नमक की तरह भर के बेचते, वो असली नमक है ही नहीं। तभी तो हम इतने बीमार पड़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एसिडिटी होती है, गैस होता है, क्या क्या चीजें हमको होती है। तो अपने आप को हेल्दी रखिए, प्रसन्न रखिए, स्वस्थ रखिए। और विटामिन डी, हाँ विटामिन डी के बाद बताते हो आपको। विटामिन डी जो है फ्री में मिलता हमारे देश में, फ्री में मिलता है विटामिन डी। 10 मिनट रोज धूप में बैठिए, 20 मिनट बैठिए, 25 मिनट बैठिए, घी पीजिए सुबह। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, 1 महीना सुबह से सो के उठो, 4 चम्मच घी जो मैंने बताया था कैसे बनाना, 4 नहीं पीते मैंने 2 पी लो, लेकिन 3-4 चम्मच का रिजल्ट अच्छा। उस पे एक पीडियाट्रिशियन है, बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन का रिसर्च चल रहा है कि 4 चम्मच सुबह से सो के उठो, 4 चम्मच घी पियो और धूप में चले जाओ, आधा घंटा धूप में बैठो, यहाँ पे धूप लगने दो। तो वो घी से बहुत अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा और विटामिन डी बनेगा। और गुड कोलेस्ट्रॉल बना तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेंगे बहुत अच्छे। और ये सारे हार्मोन इनफर्टिलिटी वाले प्रॉब्लम, बच्चे नहीं होने वाले प्रॉब्लम दूर करेंगे। लड़कियां वो चिड़चिड़ी होती है तो वो शांत रहने लगेंगी। महिलाओं को मिनोपॉजल या कुछ भी एमसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पोस्ट मिनोपॉजल जो महिलाएं जिनका एमसी चला गया, सबको विटामिन डी मिलेगा, सबके शरीर में अच्छा हार्मोन्स बनेंगे, सब हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो विटामिन डी के लिए, अच्छा हमें तो टाइम नहीं मिलता, हम धूप में कैसे बैठे, अरे सब्जी काट लो धूप में बैठ के, पेपर पढ़ लो, चाय पी लो, सब्जी काट लो, घर का कुछ कोई भी बिनने चुनने का काम कर लो, पर धूप में तो बैठो। किसी भी बाहर जाके धूप में बैठो, पूरा परिवार बैठ के धूप में चाय पियो, धूप में कुछ स्नैक्स ले लो। धूप फ्री में विटामिन डी मिल रहा है, उसको ग्रहण करो। तो विटामिन डी लोगे तो विटामिन डी भी फ्री में मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अच्छा बनेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो फिर हमारे अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, हम हैप्पी रहेंगे, बीमारियां नहीं होगी। कितने सारे प्राकृतिक तरीके बीमारी दूर करने के। और बहुत अच्छा वाला कैंगन वाटर पियोगे तो जादू 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 जादू, ऐसा जादू होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि मेरे यहाँ एक लेडी आई, एक लेडी थी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल है खंडवा में, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो डॉक्टर गौरव, मूंदी की एक लेडी थी, उसको डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने भर्ती किया अपने हॉस्पिटल, क्योंकि उसको ना यूरिन नहीं होती थी। तो गई तो डॉक्टर साहब ने नली डाल दी, यूरिन निकाल दी, घर चली गई। अब नली डाल दी, यूरिन निकाल दी, घर चली गई, घर में फिर यूरिन, फिर 2 बजे रात को लाए। तो डॉक्टर ने बोला क्या है तू चाहे, तो बोले क्या करूं डॉक्टर साहब, यूरिन होना ही बंद हो गई, होती नहीं तो मैं क्या करूं, घबराहट होती है, पेट में यूरिन भर जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने बोला मैं तेरे को ना
15 दिन भर्ती कर देता हूँ अब यहीं। उसको रोज 15 दिन भर्ती किया, एंटीबायोटिक दिए, बॉटल इंजेक्शन सब लगाए, रोज नली से 8 बार पेशाब निकाले। फिर डॉक्टर ने कहा मैं तो परेशान हो गया, तू नली डाल देता हूँ, तू तेरे घर जा। अब वो नली डाल के बेचारी घर चलेगी। 15 दिन तक घर में पेशाब की थैली खाली करती रही। 15 दिन फिर आई, डॉक्टर साहब बोले हाँ अब तो अच्छी हो गई, आज नली निकाल देता हूँ। नली निकाल दी, फिर घर गई, फिर यूरिन रुक गई। मतलब ऐसा करते करते 4 महीने हो गए। आखिरी में डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ के बोला 8 नली तू मेरे से ले जा, वो तेरे घर ही निकाला कर पेशाब, तो अब मत आना मेरे, मैं तेरे को ठीक नहीं कर सकता। अब ये किसी ने मेरा नाम बोला, फिर वो मेरे पास आई, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मैडम, क्या आप ठीक कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकती हूँ बिना दवाई के। बोले क्या बात करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा पर मेरे 7 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, मैं दूर दूर से इलाज नहीं करती। तो वो 7 दिन के लिए, अब वो बोले भर्ती तो हो जाऊं मैडम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली बात। 7 दिन भर्ती तो हो जाऊं मैडम, पर क्या बताऊं मेरे साथ बहुत मुसीबत है, मेरा पति और मेरा बच्चा। मैंने कहा क्यों, पति और बच्चे क्या मुसीबत आ गई? बोले 8 साल का बच्चा घर में कैसे अकेला छोड़ू? मैंने कहा ले आ भाई, उसका भी हम खर्चा उठा लेंगे, खाना पीना सब देंगे। फिर बोले मेरा पति। मैंने कहा पति को क्या हो गया? बोले पति 8 दिन पहले बस से गिर गया तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो वो तो चलता ही नहीं है, बिस्तर पे पड़ा हुआ। मैंने कहा उसको भी लिया। वो स्ट्रेचर से लेके आई, स्ट्रेचर से, एम्बुलेंस से, अपने गांव से, मुद्दी से मेरे पास हॉस्पिटल में लेके आई। उसको भी एक पलंग दिया, बच्चे को भी दिया, उसको भी दिया, एक रूम दे दिया, 3 पलंग दे दिए। तीनों को खिलाया पिलाया 8 दिन, खाना वाना सब मेरे घर से। और मैंने बोला कि एक स्ट्रिक्ट बात है कि पानी तुम 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा पानी मत छोड़ना, पानी बहुत नियम से पीना। तो उसने पानी पिया, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, पानी पिया दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, पानी पिया तीसरे। मैंने बोला शांति रख, इसीलिए मैंने तेरे को 7 दिन बोला, पहले तेरे शरीर में जो जहर है ना वो निकलेगा, उसके बाद ये पानी काम करेगा। चौथे दिन आई मेरे पास, बोले मैडम आज तो मुझे बूंद 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 पेशाब अपने आप हुई। मैंने कहा अच्छा, पानी पीना छोड़ना मत, पानी पीती रहे पीती रहे पीती रहे। अगले दिन आई, चौथा दिन हो गया, 5वें दिन है, मैडम आज तो सुबह से ऐसा फ्लो है, ऐसा फ्लो है, ऐसा फ्लो है यूरिन का कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो 4 महीने से ऐसी यूरिन ही, और मेरे को नली डालना बंद हो गई मेरी। फिर 3 दिन और रही, इतनी अच्छी यूरिन, उसको नली डालने की जरूरत नहीं पड़ी, गोली दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छा यूरिन का फ्लो हो गया। फिर वही लेडी अभी थोड़े दिन पहले 1 महीने के बाद मेरे पास वापस आई और बोले मैडम मैं इतनी अच्छी हो गई, मैं आपको कितनी दुआ दूं, कितना धन्यवाद दूं कि मैं क्या बताऊं। तो हम जो कैंगन वाटर की सेलिंग करते हैं, जो बताते हैं ना, तो ये हम दुआ कमा रहे हैं, दुआ हम हमारे बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हमको दुआ मिलती है इससे। जब किसी की तकलीफ दूर होती है ना, तो वो हृदय से हमको धन्यवाद देता। कल तो एक आदमी आया, मैंने ये प्रोग्राम के लिए कल ही की बातें बुलाया, कोई मेरे पैर पड़ता तो मुझे शर्म भी आती है, लेकिन कब किसी के अंदर श्रद्धा होता आप उसको रोक भी नहीं सकते। तो क्या हुआ, अचानक ऐसा होता है। वो कल आया, उसकी बेटी, उसको हम तनु के पापा, उसकी बेटी का नाम तनु है। तो तनु एक ऐसी लड़की थी, 15 साल की, सनावद में रहती, ये जानते हैं अपने, क्या नाम है इनका, दीपक, दीपक जी जानते हैं उसको, क्योंकि दीपक के यहाँ से वो लोग पानी लेते हैं। थोड़े गरीब है, स्कूल में चपरासी है वो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है उसका। 15 साल की बेटी को 1 साल से इंदौर ले जा के परेशान था, दवाई दवाई दवाई, लड़की का पेट ही नहीं बंद होता, पेट, उससे स्कूल जाना ही छोड़ दिया। 15 साल की लड़की ने, इतना पेट दुखता है, स्कूल कैसे जाऊं। तो मैंने बोला तनु के पापा आप गरीब हो तो मैं कम पैसे ले लूंगी, पर आप मेरे हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। तो बोले मैडम माँ बेटी, मैंने कहा माँ बेटी दोनों को 7 दिन खाना खिला दूंगी, यही छोड़ दो। तो 7 दिन मेरे घर माँ बेटी रही, 7 दिन खाना खिलाया, 7 दिन पानी पिलाया। उस लड़की को आज 1 महीना हो गया, इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई। तो कल उसके पापा आए थे डिमॉन्स्ट्रेशन देखने, जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन देखा दीपक भाई का, तो बहुत खुश हुए। बहुत खुश होने के बाद जैसे सीढ़ी उतरे ना, फिर सीढ़ी से उतर के दौड़ के वापस आए। मैंने कहा कुछ भूल गए होंगे। आए तो मेरे चरणों में ऐसा पाँव पकड़ लिए, ऐसा चरणों में प्रणाम किया। मैंने कहा भैया मेरे पैर क्यों पड़े? बोले मैडम जितनी दुआ दूं ना उतना कम है, मेरी लड़की को आपने इतना अच्छा कर दिया, मेरी बीबी को भी डायबिटीज थी, वो भी इसका साथ साथ अच्छी हो गई, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। तो कैंगन वाटर देने से हम दुआ कमाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं दूसरों का, हमको, हमारे परिवार को। तो पैसा लोग कुलक्ष्मी भी कमाते हैं गलत तरीके से, लेकिन हम लोग कैंगन वाटर में यदि यूज करते हैं, कैंगन वाटर को किसी को समझाते, तो हम शुभ लक्ष्मी लेके आते हैं अपने घर में, शुभ लक्ष्मी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।